Good morning students. In your previous class I have taught chapter 1 history when where I have taught two chapter. What is history? Why do we understand history? Why do we study history? मैंने ये दो टॉपिक पढ़ाया था. ये सेकेंड पार्ट है आपका चैप्टर 1 का ऑफ स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ. ये मैं सेकेंड पार्ट में आपको बाकी का टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ. तो आपका सेकेंड पार्ट में ये पहला टॉपिक है और बुक्स के हिसाब से ये आपका तीसरा टॉपिक है, टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री. मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपके लिस्ट बनाए थे, उस टॉपिक्स में से ये तीसरे नंबर का टॉपिक है, टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री. हिस्ट्री में टाइम फ्रेम कैसे बना. मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम फ्रेम जो था वो बिफोर क्राइस्ट से ही लोगों ने उसको कैलकुलेट करना और उसको रिकॉर्ड में रखना शुरू किया था. तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय काल को हम लोग बीसी बोलते हैं और उसके बाद वाले समय को हम लोग एडी के नाम से जानते हैं, जिसको एनोनो डोमिनी भी बोलते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में लोग सीई और बीसीई के नाम से डिनोट किए हैं, उसको डिमार्केशन किया गया है. लेकिन पहले हम लोगों के पास बीसी और एडी होता था. बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, एंड एडी मीन्स एनोनो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट. अब टाइम फ्रेम में हमें जानना है कि टाइम फ्रेम में हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है. इंडियन हिस्टोरियंस के अनुसार बहुत सारे देशों ने इसे सपोर्ट भी किया है और बहुत सारे देशों ने इसे सपोर्ट नहीं किया है. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था कि आवर टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. लेकिन बाकी कुछ देशों के सपोर्ट नहीं होने के कारण हम इस तीन हिस्ट्री को हम लोग इंडियन हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं. बाकी देश इसे सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों ने हिस्ट्री को दो भाग में ही रखा है. तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट है, दूसरा मेडिवल है और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है. मैंने बीसी और एडी के बारे में समझा दिया हूँ आप लोगों को कि बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले और एडी एनोनो डोमिनी बोलते हैं. और ये बुक में आप लोगों का एक टाइमलाइन है. आप जो ये 0 डिग्री देख रहे हैं, जैसे कि नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह से है ये नंबर लाइन की तरह. ये जीरो जो देख रहे हैं, जीरो के बाद का जो समय है उसे हम लोग सीई के नाम से लिखते हैं या फिर लोग एडी के भी नाम से लिखते थे, एनोनो डोमिनी के नाम से. मॉडर्न हिस्ट्री में इसे सीई लिखा गया है. और जीरो से पहले मतलब जीसस क्राइस्ट से पूर्व पहले की बातों को जब रखा गया है तो उसे हम लोग बीसीई लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, और ये हो गया कॉमन एरा. ऐसे करके इसे लिखा गया है. तो आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो 1000 वर्ष पहले, इससे पीछे जाएंगे 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले. लेकिन जीरो के बाद क्या हो जाएगा कि 1000 वर्ष पहले ये पुराना हो जाएगा. एक चीज़ देखिएगा, आप इसमें जितना जाइएगा, मान लीजिए कि हम 3000 ईयर्स बैक चले गए, 3000 ईयर्स बैक चले गए, पीछे चले गए, तो ये पूर्व काल हुआ, मतलब ये एंशिएंट पीरियड हुआ. लेकिन आप इधर चले आएंगे 3000 सीई में चले आएंगे, ये 3000 सीई में चले आएंगे तो ये मॉडर्न हो जाएगा. इस नंबर लाइन के माध्यम से, इस टाइम लाइन के माध्यम से हम लोग इस बात को जान पा रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री के डेट्स को कैसे जानते हैं. तो हिस्ट्री के डेट्स में जैसे ही बीसीई 3000 बीसीई की बात जब करेंगे, 3000 बीसीई की जब बात करेंगे तो ये बिफोर क्राइस्ट हो जाएंगे. और जब 3000 सीई की बात जब हम लोग करेंगे, जब 3000 सीई की बात जब हम लोग करेंगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा. मतलब ये नया में आ जाएगा और ये पुराना में आ जाएगा. बस सिर्फ इसमें यही अंतर है कि बीसीई जब लगा देंगे तो पूर्व हो जाएगा और सीई लगा देंगे तो वो नया हो जाएगा. बस यही जानना था. अब जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास 1500 बीसी है और 1200 सीई है. यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम पीरियड, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों समय के पीछे, इन दोनों समय के बीच में कितने साल का अंतर है, तो हम लोग सिंपली इसको करते क्या है कि 1500 बीसीई को
1500 BCE को 1200 CE से हम लोग ऐड कर देंगे, हम लोगों को मिलेगा 2700 ईयर्स। मतलब ये 1500 BCE और 1200 CE के बीच में 2700 वर्ष गुजरा है। मतलब द डिफरेंस बिटवीन 1500 BCE और 1200, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि कितना उम्र हो गया। मान लीजिए कि कोई किसी आदमी का जन्म यहाँ हुआ और वो 1200 CE में उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो मान के चलिए कि 1500 से 1200 में वो कितना साल जिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2700 साल वो जीवित रहा। तो हम लोग टाइम पीरियड को हम लोग इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या था? इट इज द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इन हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाता था हमारे हिस्ट्री पे। कैसे बनाता था वो बता दूं कि ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में जो था, लोग ये देखते थे कि टाइप्स ऑफ लैंड कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसे है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे जो पानी मौजूद था वो कैसा था, और क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कैसा था। ये ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में हम लोगों को पता चलता है कि उस समय के लोग जो रहते थे कहीं पे, तो वो डिपेंड करते थे टाइप्स ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट। अब चले आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ करता था वो सबसे पहले 3 बड़ी नदियों के किनारे हुआ करता था। 3 बड़ी नदियों के किनारे का मतलब हो गया कि द इंडस, आप देख रहे हैं कि द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। There were 3 big rivers where the early humans settled their lives. वो लोग नदी के किनारे रहते थे। कारण क्या था कि उन लोगों को ये देखना होता था कि मिट्टी कैसा है, टाइप्स ऑफ लैंड। नदी के किनारे की जो मिट्टी पाए जाते थे वो बहुत उपजाऊ हुआ करता था। सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसे है, टाइप्स ऑफ लैंड कैसा है, तो नदी के किनारे का जो लैंड होता था वो समतल एक जैसा होता था कि ऊपर नीचे है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उनके पास जो पानी होता था तो कौन सी नदी की पानी साफ होती थी, तो यही 3 नदियों की पानी साफ पाया जाता था जहाँ पे वो लोग रहते थे ताकि वो लोग पानी को पी सके। क्लाइमेट, और नदी के किनारे का जो वातावरण हुआ करता था वो दूसरों जगहों से वो थोड़ा सा सूटेबल हुआ करता था, जिस कारण से पहले के लोग इन सभी चीज़ों को देखते थे। और यही कारण था जो ह्यूमन सेटलमेंट जो था वो बैंक ऑफ 3 बिग रिवर्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स, पहले के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट जो थे, वो द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नदियाँ के किनारे हुआ करता था। लेकिन बाद में जाके उन लोगों को बड़ी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा कि कभी कभी नदी में पानी बढ़ जाता था बारिश होने के कारण, या जैसे आज के दौर में भी नदियाँ में पानी बढ़ जाता है तो हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि हाँ नेपाल सरकार ने इतना पानी छोड़ा। तो वो पानी आता कहाँ है, वो तो कहीं ना कहीं बारिश से ही पानी आता है, नदियाँ में जमा होती है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री या किसी भी जगह से दूसरे जगह पे उसको सप्लाई किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो उसी तरह से जब पानी का मात्रा बढ़ जाता था तो वहाँ पे जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो लोगों ने ये देखा कि आप मतलब इमरजेंसी के टाइम में वो उन लोगों को वो जगह छोड़कर दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर में जब समझ बढ़ी तो वो लोग देखे कि फर्टाइल लैंड, नियर बाई सोर्सेस ऑफ वाटर, गुड क्लाइमेट, रिवर सर्व्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नदी के किनारे रहने से उन लोगों को इन सभी चीज़ों का फ़ायदा मिला। सबसे पहला मिला कि उन लोगों के पास फर्टाइल लैंड हुआ, दूसरा हुआ कि नियर बाई सोर्सेस ऑफ वाटर, नज़दीक में पानी हुआ, तो किसी भी उस समय तक एग्रीकल्चर डेवलप हो गए थे। और एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए उन लोगों को पानी आसानी से मिल जाता था, नदी के किनारे से मिल जाता था और वहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा हुआ करता था। एंड रिवर सर्व्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और नदियाँ जो हुआ करता था वो लोग एक जगह से दूसरे जगह किसी भी सामान को नाव बनाकर, या पहले जिस तरह से फ्लोटिंग बोट्स हुआ करते थे कि लकड़ी को बांधकर उनका नाव बनाया जाता था, तो उस पर कुछ रखकर एक जगह से दूसरे जगह वो लोग पहुंचाते थे और दूसरे जगह से अपने जगह पे ले भी आते थे। इट मीन्स दैट रिवर सर्व्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
तो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था कि ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क था क्या। तो ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में अर्ली ह्यूमंस ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपना सेटलमेंट बनाया, और उन्होंने अपना सेटलमेंट 3 बड़ी नदियों के किनारे बनाया, एक द इंडस, दूसरा गंगा एंड द तीसरा ब्रह्मपुत्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज योर रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल। रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल, व्हाट वेर द रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि हम सब लोग भी समझते हैं कि आज के डेट में पीपल मूव क्यों करते हैं। आप अपने घर से क्यों मूव करते हैं? या तो बाज़ार आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, या स्कूल आते हैं एडुकेशन पाने के लिए, या किसी जगह पे कुछ अच्छा चीज़ देखने का मन हो, विज़िट करने का मन हो तो वहाँ जाते हैं, एंशियंट मोनूमेंट्स को विज़िट करना हो तो वहाँ जाते हैं, है ना। या फिर आप लोग देखते होइएगा कि कुछ खरीद भी बेचने के लिए भी आप लोग मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जहाँ जिस चीज़ की डिमांड होती है। तो ठीक उसी तरह से रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपल जो था वो ये था कि पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड। सबसे पहला कंडीशन था अर्ली ह्यूमंस का कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ भोजन को खोजने के लिए जाते थे कि कहाँ पे भोजन मिलेगा, ये सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण था कि पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में अभी जस्ट पिछले टॉपिक में बताया कि मान के चलिए कि नदी में बाढ़ आ गया, पानी की मात्रा बढ़ गए, तो लोग वहीं थोड़ी ना रहेंगे, वो तो डूब जाएंगे। तो वो लोग वहाँ से उठकर सेफ जगह पे जाते थे, मतलब ऊंचे जगहों पे जाते थे। तो ये भी कारण था रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल। तीसरा था कि रिलीजियस टीचिंग। जो रिलीजियस लीडर होते थे, जो धर्म गुरु हुआ करते थे, तो आप लोग अभी जैसे देखते होइएगा कि कहीं पे किसी भगवान का कथा होता है तो कभी राज में होता है, तो उस समय भी लोग जो हैं सो स्पिरिचुअल नॉलेज को देने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। मतलब रिलीजियस टीचिंग, फॉर रिलीजियस टीचिंग्स रिलीजियस लीडर्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चौथा है ट्रेडर्स मूव्ड। ट्रेडर्स मूव्ड का मतलब होता है कि हम आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो गांव-गांव जाते हैं, जिसको हम लोग फेरी वाला बोलते हैं। वो गांव-गांव जाते हैं अपने सामग्री को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से ट्रेडर्स मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। किसी के पास लकड़ी हो जाता था, किसी के पास गेहूं हो जाता था, कोई कुछ और कलेक्ट करते थे, तो वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपने सामग्री को बेचा करते थे। उसके बाद है डिस्कवर न्यू लैंड्स। कुछ लोग ऐसे भी थे कि लोग देखा कि अरे भाई यहाँ पे तो ऐसा लैंड है, तो चलो कोई दूसरे गांव भी घूमते हैं कि वहाँ का आदमी कैसा है, वहाँ का व्यवस्था कैसा है। तो उस कारण से भी लोग डिस्कवर न्यू लैंड्स, है ना। जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों हैं, क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों को यहाँ आना है, वो डिस्कवर कर रहे हैं कि क्या है दरभंगा में, ऐसा क्या है। और दरभंगा के लोग दरभंगे में हैं, उन लोगों को भी जाना चाहिए बाहर, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि हाँ क्या है ना। और जो भी टीचर आए हैं उनके गांव में भी जाना चाहिए कि सर आपके गांव में कैसा है। तो कुछ लोग ऐसे डिस्कवर न्यू लैंड्स करते हैं। और पहले के जो राजा होते थे, अर्ली ह्यूमंस में जो हम लोगों ने पढ़ा, किंग्स होते थे। तो किंग्स होते थे तो वो क्या करते थे कि कुछ लैंड को कन्क्वेर करने के लिए, कि मान लीजिए उनके पास सेना बढ़ गए, उनका भोजन कैसे होगा, उनका ये कैसा हो, तो वो लोग बोलते थे कि चलिए आप लोग मूव कीजिए, नया लैंड को खोजिए कि कहीं पे नया लैंड होगा तो उसको हम लोग कन्क्वेर करेंगे, वहाँ पे हम लोग राजमहल बनावे, या फिर एग्रीकल्चरल पर्पस के वजह से हो, या किसी भी कारण से हो, या व्यापारी के कारण से हो, किसी भी तरह से राजा के कहने पे भी लोग जाते थे अपने लैंड्स को कन्क्वेर करने के लिए। तो यही सब चीज़ है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ योर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आ रहे हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो आपका टॉपिक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है क्या। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट को, हमारे हिस्टोरियंस को जो भी सोर्स मिला, जिनसे उनको इन्फॉर्मेशंस गैदर होने में कामयाबी मिली, उन चीज़ों को हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिस्ट्स रिकवर ऑब्जेक्ट्स बाय डिगिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम साइट्स। देखिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, फ्रॉम रिकवर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम साइट्स दैट गेट ब्यूरिड अंडर द अर्थ
दीज ऑब्जेक्ट्स वेर केमिकल टेस्टेड बाय साइंटिस्ट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग। आप एक चीज देख सकते हैं कि ये कार्बन डेटिंग है। एग्जाम में फ्रॉम इनसाइड द बुक ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो सामान उनके साइट्स पे से मिलता था, तो मैंने यहाँ साइट्स को भी अंडरलाइन किया है कि साइट्स क्या है। ये जो साइट्स आप देख रहे हैं, साइट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हिस्टोरियन को कुछ ऐसा चीज़ मिलता है पृथ्वी को डिगिंग करने के बाद, पृथ्वी को मिट्टी उसकी गहराई में उतरकर वहाँ से उनको कुछ ऐसे सामान प्राप्त होते हैं जिसको बाद में साइंटिस्ट के द्वारा लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग होती है केमिकल का प्रयोग करके। उन प्रोसेस को हम लोग कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग किसे बोलेंगे? द प्रोसेस थ्रू विच साइंटिस्ट टेस्ट the objects which we get by from digging the earth from these sites, उसे हम लोग कार्बन डेटिंग बोलेंगे। अपने शब्द में भी उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब चले आइए कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को लोगों ने, हिस्टोरियंस ने दो भागों में बांटा है। पहला है आपका लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस को भी दो भाग में बांटा गया है, पहला रिलीजियस और दूसरा सेकुलर। लिटरेरी सोर्सेस को दो भागों में बांटा गया, पहला रिलीजियस और दूसरा सेकुलर लिटरेचर। तो पहले मैं बता दूं कि रिलीजियस लिटरेचर क्या है। रिलीजियस लिटरेचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पीपल यूज टू राइट ऑन द बार्क्स ऑफ ट्रीज। कुछ ऐसे चीज थे जो पेड़ के बार्क्स पे मनुष्य लिखते थे। फिर उनसे मानूस्क्रिप्ट को पाया गया। मानूस्क्रिप्ट को पाने का मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ थे जिसको ऐसे पुस्तक में लिखा गया और बहुत ऐसे प्रैक्टिसेस थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उस सभ्यता को लोग मानूस्क्रिप्ट के भी नाम से जानते हैं। और इस मानूस्क्रिप्ट को डिफाइन किया गया है दी पुराणास, वेदास, उपनिषद, त्रिपिटकास, बहुत सारे ऐसे पुस्तक मिलेंगे जिसमें एंशिएंट लोगों ने कैसे कैसे अपने ऑब्जर्वेशंस को गैदर किया था, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे कि कुछ ऐसे चीज़ थे जो हम लोगों को सिर्फ ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ सुनने से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो उसी तरह से ये चीज़ इसमें आता चला गया। और फिर लेटर में जाके लोगों ने पुराणास, वेदास, उपनिषद के धर्म के किताबों के माध्यम से, धार्मिक किताबों के माध्यम से लोगों ने जानकारियाँ दी कि पहले लोग ऐसे अनुशासन में रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल इस तरह से हुआ करता था। दूसरा था हमारे पास में सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर को, ये बहुत एंशिएंट पीरियड की बात है, लेकिन जब तक हमारे पास पेपर डेवलप हो गया तब लोगों ने एक सेकुलर लिटरेचर लिखा। और सेकुलर लिटरेचर में आपको ग्रामर, कैसे शब्दों का प्रयोग करना, जैसे मैं अभी हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकली वर्ड को, ग्रामर को फॉलो करके मैं हिंदी बोल रहा हूँ, या फिर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को ग्रामर के हेल्प से मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। फिर पॉलिटिक्स, उस समय का कैसा राजनीतिक क्षमता हुआ करता था, पॉलिटिक्स, उसकी चर्चा उसमें की गई है सेकुलर लिटरेचर में। तीसरा है चाणक्य नीति, हम सब सुन रहे हैं कि चाणक्य की नीति थी, उसको भी डिस्क्राइब किया गया है सेकुलर लिटरेचर में। और बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जो बड़े बड़े पोइटर्स के द्वारा लिखा गया है, जैसे कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कुछ ऐसे प्लेज लिखे गए हैं। इंग्लिश में चले जाएंगे तो विलियम शेक्सपियर का भी नाम आता है। तो वैसे वैसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने विचार को सेकुलर लिटरेचर के माध्यम से जानकारियां हम तक, आप तक और सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो यही था बच्चे हम लोगों के पास में लिटरेरी सोर्सेस। पहला था रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा था सेकुलर लिटरेचर, जिसमें हम लोग ग्रामर, पॉलिटिक्स, चाणक्य नीतिज और कुछ प्लेज हैं ऐसे जो कालिदास के द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे में आइए तो दूसरा सेक्शन था, पहला था लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या था कि हमारे पास में कुछ ऐसे मिट्टी का बर्तन मिला साइट से, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि बुंदेलखंड है गुजरात में, अहमदाबाद में,
कुछ पाकिस्तान के भी हिस्सों में हम लोगों को मिला था, कुछ राजस्थान के हिस्सों में भी हम लोगों को मिला था। तो पोटर्स, जो मिट्टी का बर्तन होता था उस समय कैसा बनता था, उसका डिज़ाइंस कैसे होते थे, वीपन्स लड़ने का यंत्र कैसे बनते थे, टूल्स किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर एनिमल्स हंटिंग के लिए किस तरह का औजार का इस्तेमाल करते थे, बोन्स किस तरह का भोजन, बोन्स हड्डी का प्रयोग करते थे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में या फिर टूल्स बनाने में। उसके बाद रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ का कुछ ऐसा अंदरूनी हिस्सा मिला है जिनसे पता चला है कि इस तरह का पेड़ लोग लगाते थे उस समय में। दूसरा था हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस आता है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब था कि बड़े बड़े पहाड़ के चट्टानों या पत्थरों पे पहले के लोग उसको गोंद कर कुछ सिंबल्स देते थे, कुछ पेंटिंग्स करते थे। जैसे कि हम लोग अजंता केव्स के बारे में जानते हैं कि उसमें उसका पेंटिंग्स आज भी वैसे का वैसे ही है जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा बनाया गया था, और वहाँ से हम सभी लोगों को तमाम जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हम लोग वहाँ से अपने जीवन शैली के बारे में जान पाते हैं, पहले की जीवन शैली के बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो उसी तरह से ये इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को हिस्ट्री को लिखने में काफ़ी मदद करता है, हमारे जानकारियाँ को, इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में काफ़ी मदद करता है। तीसरा है कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि जिस साइट से हम लोगों को कॉइन्स मिलता था, तो पहले के कॉइन्स में डेट भी लिखा जाता था। मतलब बहुत पहले तो नहीं लिखा जाता था, लेकिन बीच के समय में जब जहाँ पे राइटिंग्स डेवलप हो गए थे, लैंग्वेज डेवलप हो गए थे, तो फिर लोगों ने उसमें राजा का चित्र हुआ करता था और समय काल लिखा जाता था। और लोग ऐसा वो कॉइन्स और भी जगह से मिलते थे। मान लीजिए कभी बिहार में मिला तो कभी राजस्थान में वैसा कॉइन्स मिला, है ना, बड़े बड़े म्यूज़ियम में रखा गया है। तो लोग उस कॉइन्स के माध्यम से जानते थे, लोग उस कॉइन्स के माध्यम से जानते थे, लोग उस कॉइन्स के माध्यम से ये भी जान पाए कि उस समय का जो राजा था उनका ट्रेड, है ना, व्यापारिक संबंध किन किन राज्यों के राजा के साथ में था, वो उस कॉइन्स से डिनोशन हुआ। उस कॉइन्स के मदद से हम लोग समझ पाएँ। और एक चीज़ हमने बताया था कि कॉइन्स के माध्यम से उस समय के राजा के आर्थिक स्थिति को भी हम लोग जान पाते थे कि जो राजा बहुत धनवान होता था उनका जो कॉइन्स होता था वो थोड़ा वजन होता था, वो कॉपर का होता था और भी तरह तरह की चीज़ों से बनता था। फिर है हमारे पास मोनूमेंट्स। हम सब लोग जानते हैं कि जो राजा जितना धनवान होता था वो बड़े बड़े महंगे महंगे पत्थर बाहर से लाते थे और अपने अपने टाइम में उन्होंने अपना मोनूमेंट्स बनाया। जैसे कि हम ताजमहल देख सकते हैं, सुनते आए हैं, ताजमहल को देख भी सकते हैं आगरा में जाके कि ताजमहल एक ऐसा मोनूमेंट्स हैं जो हम लोग वंडर्स ऑफ हिस्ट्री में उनका नाम आता है ना, और सातवें अजूबा में भी उनका नाम आता है। उनकी बनावट, उनकी डिज़ाइंस, उनका प्रत्येक चीज़ जो है इतने लोकप्रिय हैं पूरे देश में कि उनका स्थान वंडर्स ऑफ इंडिया में दर्शित किया गया है। लास्ट चीज़ है आपका आर्टिफैक्ट्स। और आर्टिफैक्ट्स के बारे में मैं बता दूं कि जो हमारे पास टूल्स होते थे, वेपन्स होते थे, पोटर्स का डिज़ाइन हुआ करता था, वीविंग हुआ करता था, उन सभी चीज़ों को हम लोग आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से जानते हैं। जो डिज़ाइन मिलता था, मान लीजिए राजस्थान में जो पॉट मिलता था वहाँ का जो डिज़ाइन मिलता था, तो उससे लोगों ने समझा कि इस तरह का डिज़ाइन है ना, मान लीजिए कि किसी फेस्टिवल का ही इवेंट को उन्होंने डिज़ाइन में लिखा है। कुछ ऐसे पिक्चर्स आप लोगों को मिल रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं सो हैमरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं सो चरखा चला रहे हैं, कुछ लोग जो हैं सो एनिमल्स को खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फिशिंग कर रहे हैं। तो वो सब पेंटिंग के माध्यम से हम लोगों को, आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से हम लोगों को बाकी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त हुई। पॉटर्स, वीवर्स, है ना, इन सभी तरह की चीज़ में। अब बच्चों इन सभी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि एक चीज़ आप लोगों को और पढ़ना था कि फॉरेनर ट्रैवलर्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, ये भी एक टॉपिक था जिसको हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे चीज़ एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि कुछ ऐसे चीज़ है, ऐसे कहानियाँ हैं जिसको हम लोग अपने दादाजी से सुनते हुए आए। जैसे मान के चलिए गांव की कहानी।
अब हम लोग अपने दादाजी को नहीं देखें, उनके दादाजी को नहीं देखें, लेकिन हम लोग सुनते हुए आए कि उनके दादाजी ने ऐसा किया था, वो फिर ऐसे किए हम तक आए, और फिर हम लोगों के जो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होंगे उन लोगों को भी हम लोग अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग अपने मुख से बताते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो लोग उनको आगे बतलाते हैं, आगे जनरेशन तक ले जाते हैं इन्फॉर्मेशंस को। ठीक उसी तरह से ये जानकारी अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स के रूप में है। उस समय जो हमारा ट्रेडिंग हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, तो बहुत तरह के देशों से, बहुत जगहों के, बहुत देशों से लोग हमारे देश में आते थे, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाते थे। तो वो लोग अपने डायरी में लिखते थे कि हमने वहाँ गया तो वहाँ हमको क्या क्या मिला, स्पाइसेस मिला, कि यहाँ हमारा स्टील प्लांट मिला, कि क्या मिला, मिट्टी मिला, कि मुद्रा मिला, है ना, या फिर द्रव्य मिला, ऐसा कोई महंगा द्रव्य मिला। तो उन लोगों ने अपने अपने रिकॉर्ड को लिखा। तो हिस्टोरियंस कुछ ऐसे लोगों से भी मिले, है ना, ऐसे लोगों से भी मिले, उनके जीवनी से भी, जो उनको जानने वाले लोग थे, उनके करीबी लोगों से भी मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशंस को गैदर किए, और इन सभी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आज हम लोग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके मदद से हम लोग पूर्व समय के बारे में हम लोग समझते हैं कि पहले के लोग कैसे करते थे। तो दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक फॉर अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बच्चे आप लोग अपना ख्याल रखें। ये आपका चैप्टर 1 का पूरा हिस्ट्री का व्हेन, वेयर एंड हाउ, चैप्टर 1 का पूरे टॉपिक्स को आज मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो आने वाले समय में जो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसमें आप किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे समझ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें, एंड थैंक्स।